हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अभिषेक और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का टॉपिक नंबर 3 में टॉपिक नंबर 3.3 लास्ट टॉपिक है ये टॉपिक नंबर 3 का एज ऑफ रेवोल्यूशंस का द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स ने जो रेवोल्यूशन किया उसको क्या हुआ। लास्ट अब एकदम 1848 में आ गए। इन द ईयर 1848 अ रेवोल्यूशन लेड बाय एजुकेटेड मिडिल क्लास। कौन? एजुकेटेड मिडिल क्लास। ये लोग यही मेन लिबरल लोग होते हैं जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं, शॉपकीपर्स, आर्टिसंस तो नहीं बोलेंगे, टीचर्स, लॉयर, ये सब लोग। तो इन लोगों ने क्या किया कि एक रेवोल्यूशन किया इन द ईयर 1848। अ रेवोल्यूशन लेड बाय एजुकेटेड मिडिल क्लास वाज अंडर वे। इसका रिजल्ट क्या हुआ? फरवरी 1848 में मोनार्क थे उनको हटा दिया गया। एब्डिकेशन ऑफ मोनार्क, इसका मतलब होता है कि राजा को हटा देना उनके पद से। एब्डिकेशन ऑफ मोनार्क। और क्या क्लेम किया गया? यूनिवर्सल मेल सफरेज। याद रखिएगा, मेल सफरेज, वोटिंग राइट फॉर ऑल, नॉट, है ना, किसको? ओनली फॉर मेल, वुमेन अभी भी नहीं, फीमेल के लिए अभी भी क्लेम नहीं हुआ है। तो इसको जो है कि क्या किया गया? क्लेम किया गया, यूनिवर्सल मेल सफरेज। लिबरल मिडिल क्लास डिमांड फॉर क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट। क्या मांग कर रहे हैं? नेशन स्टेट बनना चाहिए, क्योंकि ये लोग इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं, जानते हैं अगर कोई भी कंट्री फॉर्म होगी तो हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन में ज़्यादा हेल्प रहेगा। अगर कंट्री फॉर्म नहीं होगी, राजा रहेंगे, तो वो उनका क्या होता है? ऑटोक्रेटिक होते हैं, वो एब्सोल्यूट मोनार्क होते हैं और वो उनका ही डिसीजन सबको मानना पड़ता है। अगर राइट्स इंडिविजुअल के रहेंगे, कॉमन पीपल के रहेंगे, तो उतना ही अच्छा होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन करना। बार बार इसीलिए ये लोग बोल रहे हैं नेशन स्टेट। क्या फॉर्म करिए? नेशन स्टेट फॉर्म करिए ऑन पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल। देखिए, है ना, किंग वाले प्रिंसिपल पे नहीं, मोनार्क नहीं, क्या आना चाहिए? पार्लियामेंट आना चाहिए। पार्लियामेंट होगा तो क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर रहेगा, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर नहीं रहेगा, डिसेंट्रलाइज रहेगी पावर। इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों के लिए जितना ज्यादा पावर डिसेंट्रलाइज रहेगी उतना ही ज्यादा अच्छा होता है, उतना ही आसानी से वो जो है कि अपने बिजनेस को, अपने इंडस्ट्री को सेटअप कर पाते हैं। उसके बाद क्या हुआ? नेक्स्ट पैरा में देखिए, अ लार्ज नंबर ऑफ मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन केम टुगेदर इन द सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट एंड वोट फॉर जर्मन नेशनल असेंबली। तो सब लोग इकट्ठे हुए और इन्होंने किसके लिए वोट किया? जर्मन नेशनल असेंबली के लिए। मिडिल क्लास लोगों ने, यही लिबरल्स हैं, दे आर लिबरल्स। नाउ अब क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग हुई जर्मन नेशन के लिए। 18 मई 1848 को फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो है वो कहाँ मिला? सेंट पॉल चर्च में। फेडरिक विलियम, ये भाई साहब हैं, इनको बोला गया कि आप क्या करिए, जो नेशन फॉर्म हुआ है, जो मतलब कि जर्मन नेशन बनाया गया है, मतलब अभी यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी नहीं हुआ, जर्मन कन्फेडरेशन की बात हो रही, उसको, उसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उसके किंग बनिए, किंग ऑफ प्रसिया को साथ में ले लीजिए और आप ओवरऑल क्या बन जाओ? वहां के किंग बन जाओ। ये नहीं माने। ये किस लिए नहीं माने? क्योंकि ये जानते थे कि इससे किंग की पावर लिमिट होगी और पूरे यूरोप में किंग जितने भी थे, मोनार्क, वो अपोज कर रहे थे किसका? इलेक्टेड असेंबली का। वो क्यों डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर चाहे? दुनिया का कोई भी राजा क्यों चाहेगा कि उसकी पावर जो वो चेक हो, रिड्यूस हो? तो ये विलियम जो है, फेडरिक विलियम, ये फोर इसके लिए नहीं तैयार हुए कि हम ओवरऑल जर्मन स्टेट का प्रसिया को मिला करके किंग नहीं बनेंगे। और इन्होंने क्या किया? ही रिजेक्टेड इट एंड ज्वाइन अदर मोनार्क टू अपोज द इलेक्टेड असेंबली। बाकी के मोनार्क को सपोर्ट किया, किसका अपोज करने के लिए? इलेक्टेड असेंबली। ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में जो नेशनल असेंबली बनी उसका अपोज करने के लिए जर्मनी में। पार्लियामेंट डोमिनेटेड बाय मिडिल क्लासेस। उसके बाद क्या हुआ कि जो पार्लियामेंट थी वो उसमें मिडिल क्लास डोमिनेट कर रहा था। कौन डोमिनेट कर रहा था? मिडिल क्लास। तो इसने फिर क्या हुआ कि जो इसकी पॉपुलैरिटी थी धीरे धीरे लूज कर गई। मतलब भाई, अगर मान लीजिए थर्ड स्टेट नहीं, सॉरी, वो तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में, अगर नीचे के लोग हैं, स्टेट है, तो वर्कर, आर्टिसंस, ये तो मिडिल क्लास के जो रिच लोग थे ना, वो इसमें डोमिनेट कर रहे थे और उनके डोमिनेशन की वजह से जो सपोर्ट था नेशनल असेंबली वो लूज कर गया। तो पार्लियामेंट डोमिनेटेड बाय मिडिल क्लासेस हु रजिस्टर्ड द डिमांड ऑफ वर्कर एंड आर्टिसन। इनके डिमांड को क्या किया? इन लोगों ने मना कर दिया, रजिस्ट कर दिया, नहीं मानते थे, उसका विरोध करने लगे और ये अपना सपोर्ट लॉस कर गए, लूज कर गए। फाइनली असेंबली वाज फोर्स्ड टू डिसबैंड।
ये इस 1848 के रेवोल्यूशन में वुमेन का क्या पार्टिसिपेशन रहा उसको थोड़ा सा देखते हैं। वुमेन हैड पार्टिसिपेटेड एक्टिवली ओवर द ईयर। दे फॉर्म देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशंस, ये अपना पॉलिटिकल एसोसिएशन फॉर्म कर रही थी। यहाँ तक कि न्यूज़पेपर, पॉलिटिकल मीटिंग्स में भी पार्ट ले रही थी और डेमोन्स्ट्रेशंस में भी पार्ट ले रही थी। इन सब चीज़ों में वुमेन का पार्टिसिपेशन था। बट क्या नहीं मिला? बट दे वर डिनाइड सफ्रेज राइट। क्या नहीं मिला? वोटिंग राइट नहीं मिला। इलेक्शन हुआ नेशनल असेंबली का तो इन बेचारे को सिर्फ वहाँ पे खड़े रहने का परमिशन मिला, मतलब उसमें कोई भी उनका पार्टिसिपेशन नहीं था। हाँ, आप एक दर्शक की तरह वहाँ पे खड़े होके और देखते रहिए कि क्या हो रहा है। तो ये था वुमेन। मतलब अब वुमेन पहले से ज़्यादा एम्पावर्ड हैं। वो अपने पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाए, न्यूज़पेपर्स बनाए हैं, न्यूज़पेपर निकाला है उन्होंने। अब क्या बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस में है, पॉलिटिकल मीटिंग्स में, बट सफ्रेज राइट नहीं मिला, वोटिंग राइट। सफ्रेज राइट का मतलब है कि क्यों, कौन सा राइट? वोटिंग राइट जो है अभी भी वुमेन को नहीं मिला है, वो अभी भी नहीं मिला। मतलब फ्रांस में नहीं मिला, जर्मनी में नहीं मिला, यूरोप में ही लगभग पूरे नहीं मिला है। तो ये था वुमेन का पार्टिसिपेशन। असेंबली में आई थी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में, किस लिए? सिर्फ देखने के लिए कि वहाँ हो क्या रहा है। वहाँ पे उनका पार्टिसिपेशन किसी भी तरह से नहीं था। तो ये था 1848 का रेवोल्यूशन। फाइनली जो कंजर्वेटिव फोर्सेस थी, जो चेंज को सपोर्ट नहीं करती हैं, उन्होंने क्या हुआ, इन लिबरल मूवमेंट्स को क्या कर दिया? सप्रेस कर दिया, दबा दिया। हाँ, सक्सेसफुल नहीं होने दिया। बट जो ओल्ड ऑर्डर था उसको नहीं रिस्टोर कर पाए कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो क्या हुआ? फाइनली कंजर्वेटिव फोर्सेस सप्रेस द लिबरल मूवमेंट इन 1848, बट दे वर नॉट एबल टू रिस्टोर ओल्ड ऑर्डर। ओल्ड ऑर्डर को रिस्टोर नहीं कर पाए, मतलब सोसाइटी में जो चेंजेस हुए वो हो गए। हाँ, Hence in the year after 1848 ऑटोक्रेटिक मोनार्क जो सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप के थे, वेस्टर्न यूरोप में तो पहले ही चेंज हो गया, फ्रांस, जर्मनी, इन सब जगहों पे जो चेंजेस नहीं हुए वो सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में हुआ। सेंट्रल यूरोप मतलब पोलैंड और जो बीच का यूरोप है, और ईस्टर्न यूरोप मतलब रसिया और क्या बोलते हैं कि जो बेलारूस वाला एरिया, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, ये सब जो है वो ईस्टर्न यूरोप में आता है। तो यहाँ पे भी चेंजेस इंट्रोड्यूस हुए। मोनार्क थे, राजा थे, फिर भी चेंजेस को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, जैसे कि सर्फडम, स्लेवरी, क्या होता है इसका मतलब? दास्ता, गुलामी, ये, और बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूर। लेबर को क्या करते हैं? जबरदस्ती लेकर जाते हैं और उनसे काम करवाते हैं। बॉन्डेड लेबर इसको बोलते हैं, बंधुआ मजदूर। जितना वेज तय करते उतना पैसा भी नहीं देते। वर्स लिविंग कंडीशन इन सब की रहती है, इन लेबर्स की, बेचारों की। तो इन सब चीज़ों को क्या कर दिया गया? अबॉलिश कर दिया गया, खत्म। मतलब गुलामी और बंधुआ मजदूरी अब नहीं होगी। सर्फडम एंड बॉन्डेड लेबर हैब्सबर्ग डोमिनियन में एंड इन रसिया, ये दोनों सेंट्रल यूरोप में उस समय प्रूसिया, ऑस्ट्रिया, हैब्सबर्ग एम्पायर, ऑस्ट्रिया पे ही रूल कर रहे थे ये लोग, हैब्सबर्ग, ये, और रसिया ईस्टर्न, ये सारे एरियाज में इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया गया। तो ये था द रेवोल्यूशन ऑफ द रिबलर्स, टॉपिक नंबर 3.3, द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1832-48 का टॉपिक नंबर 3.3, मतलब थर्ड टॉपिक। चैप्टर कौन सा हम लोग पढ़ रहे हैं? द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। टेक केयर, गुड बाय।